2 मिनट और वेट कर लेते हैं। एक एक और स्टूडेंट बाकी है, बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं उसके लिए भी। क्लास स्टार्ट कर, आई थिंक वो नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर 2 मिनट हो चुका है, बिगिन करते हैं क्लास। ठीक है, देखो जो पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाया गया था उधर तक कोई डाउट है क्या? मैम पीडीएफ नहीं भेजे थे तो उसी में था, पीडीएफ हम मेरे नहीं को देते हैं, मैंने नोट अच्छे से नहीं। मैम याद ही नहीं था। मैं भेज दूंगी आज। ओके। एक सेकंड। देखो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना वो है एव्स। ठीक है, एव्स बोलो, एवीज बोलो, जो तुम लोग बोलना चाहो इसे बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं वर्ड्स। ओके, अब देखो बात ये है ना कि आज कुछ हम एव्स खत्म करेंगे और फिर मैमेलिया खत्म कर देंगे। ठीक है, टारगेट तो यही है खत्म करने का, और फिर नया चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैंने बोला था कि एक क्लास लूंगी जिसमें कि सारे एग्जाम्पल्स तुम लोग का रिविजन हो जाएंगे, तो वो क्लास मैं ले लूंगी, उसका चिंता मत करो तुम लोग। उस क्लास में मैं काम कर रही हूँ कि कैसे सारे चीजों को एक जगह करके तुम्हें समझाया जा सके। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे तब तक, उस क्लास में शायद 2 से 3 दिन अभी लग जाए, तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। उसमें तुम लोग क्या करोगे उस बीच, अभी बस एनसीईआरटी पे फोकस करोगे और जो मैंने स्लाइड्स दिए हैं उस पर फोकस करोगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक कर दिए थे अपने स्लाइड्स में भी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट वो पढ़ लेना, और जो मैंने टिक नहीं कराया है वो छोड़ देना अभी। और एग्जाम्पल्स अभी एनसीईआरटी से फोकस करो, ताकि जब रिविजन हो इन्हीं चीजों का फिर से रिविजन हो उस क्लास में, तो तुम्हें चीजें समझ में आए, तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये पहली बार पढ़ाया जा रहा है या फिर ये सुना सुना लग रहा है, ऐसा ना लगे, लगे कि हाँ ये यहाँ से रिलेट हो रहा है, ये वहां से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग को करना है, और जो आगे का काम है वो मैं खुद कर रही हूँ। तो अभी एव स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्लास एव्स है, ये तुम्हें एक ये वल्चर एक्चुअली है। तो देखो
स्टडी ऑफ बर्ड को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और डॉक्टर सलीम अली जो है इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखो, दे आर कॉल्ड फेदर्ड बाइपेड्स और ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। अब ऐसा क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तुम्हें पता है कि बर्ड्स के ऊपर जो फेदर्स लगे हुए होते हैं, फेदर्स तो होते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। और क्योंकि इनके पास जो ये दो पैरों पे चलते हैं तो हम इन्हें फेदर्ड बाइपेड्स बोल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्हें ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं, ये एक डाउट तुम्हें आ सकता है। तो हुआ ये कि जब तुम्हें मैंने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि रेप्टाइल्स में जो उनके हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं स्केल्स, मतलब उनकी स्केली बॉडी होती है, ठीक है। तो अब जब रेप्टाइल से ही इवॉल्व होके एव्स बने ऐसा बोला जाता है, तो इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि एव्स पे तो फेदर्स पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स में फेदर्स या विंग्स नहीं पाए जाते। लेकिन अगर तुम एव्स के इन पैरों को देखो, ये इन पैरों को जब तुम देखोगे ध्यान से, तो इनमें कुछ स्केल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से इनका पैर होगा तो इनमें स्केल्स इस तरीके से पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्केल्स हैं ये हम कहते हैं कि ये लिए गए हैं, यानी कि ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम रेप्टाइल, यानी ये किसका फीचर है, रेप्टिलियन फीचर है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। क्योंकि रेप्टाइल्स के इन्होंने फीचर्स तो लिए जो कि है स्केल्स, लेकिन ये ग्लोरिफिकेशन के साथ है क्योंकि इनमें विंग्स प्रेजेंट है, फेदर्स प्रेजेंट है, उड़ने की कैपेसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जो कि रेप्टाइल्स से बेटर है इनमें, इसीलिए ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। अब चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो फ्लाइटलेस बर्ड हो या फिर वो उड़ सके, यानी फ्लाइट बर्ड हो या फ्लाइटलेस बर्ड हो, दोनों के दोनों हम एव्स में ही रखते हैं। फिर अभी तक रेप्टाइल्स में तुमने ये पढ़ा था कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन देखो दो ऐसा क्लास है जो वार्म ब्लडेड होता है और वो है एव्स और मैमेलिया। ये एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक होता है वार्म ब्लडेड होना, ठीक है। तो दे आर वार्म ब्लडेड, और वार्म ब्लडेड को ही हम बोलते हैं होम्योथर्मस भी, ठीक है। जैसे कि कोल्ड ब्लडेड को हमने क्या बोला था, कोएकिलोथर्मस, इसे कहते हैं होम्योथर्मस एनिमल्स। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, इन अभी हमने पढ़ा था फिशेस में कि उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से अगर पानी आ रही है, जब ये आगे की तरफ मूव करेंगे तो इनकी बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से है कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे पानी को, यानी कि क्या प्रोवाइड करे, मिनिमम रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस कम होगा तो ये जल्दी जल्दी तैर पाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से स्पोर्ट्स कार भी, जितने भी मॉडर्न स्पोर्ट्स कार हैं वो कैसे आते हैं, उनकी उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है ताकि उनमें हवा का रेजिस्टेंस कम पड़ सके और वो ज्यादा तेजी से चल सके। सेम केस फिशेस में होता है, उनका बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होता है, और सेम केस बर्ड्स में भी होता है। इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है कि ये स्ट्रीमलाइन होती है ताकि जब ये उड़े तो ये एयर के रेजिस्टेंस को कम कर सके, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, अब देखो नेक कहाँ पे आ चुका था, नेक अभी हमने एम्फीबिया तक देखा था, हमने बॉडी को डिवाइड किया था हेड, ट्रंक और टेल रीजन में। नेक आया था रेप्टाइल से, तो देखो यहाँ पे हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, हेड, नेक आ चुका है, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरे स्लाइड पे आ जाओ। देखो सारी चीजें बहुत आसान है, तुम्हें अभी लग सकता है कि कितनी सारी चीजें हमें याद करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करो कि रिविजन करते रहो। आज ये वाले क्लास करो, आज फाइलम कुछ जैसे तुमने आज फाइलम एनालिडा किया तो दूसरे दिन फाइलम आर्थ्रोपोडा करो, इस तरीके से कंप्लीट करते जाओ चीजों को। और स्पेशली जब जिस दिन जो पढ़ाई हो रहा है वो तो उस दिन जाके करो ही करो। फिर देखो लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। तो इसमें तो याद करने वाला कुछ है ही नहीं,
बर्ड्स हैं तो फेदर्स तो होगा ही, और ये फेदर्स उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्योंकि अभी तक तुमने नॉन वर्टिब्रेट्स देखे और वर्टिब्रेट्स भी देख रहे हो, अभी तक तुम किसी में फेदर्स का प्रेजेंस नहीं देखे हो और ना देखोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही फेदर्स, जैसे ही बोला जाता है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में आता है कबूतर, यानी कि पक्षियां, यानी कि बर्ड, यानी एव्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एव्स का। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। मोस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट का मतलब होता है कि ऑल ऑफ देम कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है, इसीलिए मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, बहुत अंतर है। इसीलिए एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जिसमें आती है ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का शरीर बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। अगर तुमने ऑस्ट्रिच को देखा होगा नेट जियो पे, तो उनका शरीर बहुत भारी होता है, और भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाती, अपने बॉडी वेट की वजह से उड़ नहीं पाती। अब देखो, बर्ड जो है इन्हें हम कहते हैं फेदर्ड बाइपेट, जैसे ऊपर हमने पढ़ा। अब इसका एक्सोस्केलेटन देखो क्या होता है। मैंने क्या बताया था? बॉडी के बाहर जो चीज मिलती है वो होता है एक्सोस्केलेटन, और अगर वही स्केलेटन बॉडी के अंदर मिले तो वो होगा एंडोस्केलेटन। यानी हमारे अंदर एंडोस्केलेटन बना हुआ है बोन्स का, हमारे यानी ह्यूमंस के अंदर। अब अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो इसके शरीर के बाहर भी कुछ लगा हुआ है, और वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज फेदर्स। तो जो सॉफ्ट फेदर है वो बनाता है इसका एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट हाइंड लिम्स वेयर स्केल्स आर प्रेजेंट। यानी कि हाइंड लिम्स यानी कि इनके पैरों पर, इन पैरों पर फेदर्स नहीं प्रेजेंट होते। इन पैरों पर क्या प्रेजेंट होती है? स्केल्स प्रेजेंट होती है। और वो किसका फीचर है? वो फीचर है रेप्टाइल का। रेप्टाइल का फीचर होने की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, ठीक है। अब फेदर्स आर डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। जो फेदर्स हैं वो एपिडर्मल स्केल्स के डेरिवेटिव हैं। जैसे कि स्केल्स प्रेजेंट था पूरे बॉडी पर रेप्टाइल्स के, वही स्केल का डेरिवेटिव है फेदर्स। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो मैं क्रॉस कर दूंगी, और जो पॉइंट क्रॉस नहीं है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अब देखो, तुम जब भी पक्षियां जब बैठती हैं कहीं पर भी बैठेंगी, तो देखना वो टाइम पास करती रहती है, कैसे अपने चोंच को पीछे की तरफ, अपने पूंछ की तरफ लेके जाती है और चोंच को मारती है वहां पर। और फिर कुछ सब्सटेंस होता है जो जो अपने बॉडी में पूरी तरीके से चोंच के थ्रू रगड़ती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली करती क्या है? जब भी फ्री बैठी रहेंगी तो यही करेंगी। जैसे वो होता क्या है, देखो, इनका जो पूरा बॉडी होता है वो कंप्लीटली ड्राई होता है। जैसे कि हमने एम्फीबिया में क्या पढ़ा था, कि एम्फीबियंस के जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि इनके बॉडी पे प्रेजेंट था म्यूकस ग्लैंड, है ना, जो कि म्यूकस सेक्रीट कर रहा था और बॉडी को रख रहा था मॉइस्ट। ये तो हुआ एम्फीबियन की बात। बर्ड्स की बॉडी पर इस तरीके का कोई म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ग्लैंड्स आर एब्सेंट, तो इनका बॉडी भी मॉइस्ट नहीं रहेगा। अब सोचो, जाड़ा के दिन में अगर तुम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो तो तुम्हारा जो फेस है वो फटने लगता है। तो इनकी बॉडी में भी ऐसा कुछ उन्हें देखने को मिल सकता है। तो भगवान ने क्या किया कि इनके बॉडी में टेल के जगह पर, टेल के मतलब टेल के जस्ट नीचे प्रीन ग्लैंड दिए, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीन ग्लैंड, या फिर यूरोपाइजियम एट द बेस ऑफ द टेल। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, यहाँ पर होता है। तो वो इधर ही चोंच मारती है, यहाँ से सेक्रीशन होता है ऑयल्स का, और वो क्या करती है अपने पूरे बॉडी पे चोंच के थ्रू उसे रगड़ लेती है। तो ये देखो, ये है प्रीन ग्लैंड। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है कि एव्स में प्रेजेंट होता है प्रीन ग्लैंड, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। ये बस तुम्हें याद रखना है, इसका नाम होता है प्रीन ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी होती है ड्राई, विदाउट ग्लैंड, ओके। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, hind limbs are best adapted for sitting on branches of trees for perching or flapping। देखो, जब तुम बर्ड्स को देखते होगे तो चलो मान लिया कि फेदर्स तो हैं जो उनमें उड़ने का काम करेंगे, यानी कि फ्लाइट प्रोवाइड कराएंगे उन्हें। लेकिन उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो किस तरीके से उन्हें हेल्प करते हैं? तो ब्रांचेस पे बैठने पे, किसी चीज को पकड़ने के लिए, जैसे ब्रांच को पकड़ती हैं। इसके अलावा ऐसी हर समय तो वो उड़ती ही नहीं रहती हैं, कभी कभी जमीन पे भी आती हैं और चलती भी हैं, ठीक है। तो इसलिए वॉकिंग के लिए,
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाइट मतलब अपने ओरिजिनल मोड दैट इज एरियल मोड को छोड़ के वो पानी में चली गई, ठीक है, वो पानी में चली गई और उन्हें हम कहते हैं डक्स, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करती है, फ्लाइट उड़ती थोड़ी ना है, स्विमिंग करती है। तो स्विम करने के लिए भी वो किस चीज का इस्तेमाल करती हैं, अपने हाइंड लिम्स का। तो ठीक है, तो अगर स्विमिंग ऑप्शन में रहे, क्योंकि अभी तो तुम जान रहे हो, अभी तुमको समझ में आ रहा है, हाँ डक्स भी तो एग्जाम्पल है, वो भी स्विम कर लेती हैं। जब ये क्वेश्चन नीट में आए कि हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर, तो स्विमिंग को क्रॉस मत कर देना क्योंकि बर्ड स्विम ही करती हैं, ठीक है। अब ये कुछ फीचर्स थे एव्स के। अब हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था एव्स में, एग्जाम्पल्स को तो मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नहीं है। इसमें और सारे स्लाइड्स कॉपी नहीं हुए हैं, रुक जाओ, और भी 3-4 चीजें थी जो पढ़ना था, रुक जाओ 2 मिनट रुको। अब ये जो इसके अलावा जो हम सारी बातें करेंगे ये तुम्हें पता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें नहीं पता, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें जो अगर तुम बर्ड्स की बात करते हो यानी एव्स की बात करते हो, तो उनमें टीथ जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, टीथ आर एब्सेंट इन द जॉज, ओके, और जॉज आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक्स। जैसे हमारे पास जॉज प्रेजेंट होती है लेकिन इनमें कोई जॉ नहीं प्रेजेंट होता, यानी इस तरीके से लिप्स टाइप से तुमको कोई स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है, इनमें बीक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जॉज नहीं दिखेंगे, तुम्हें बीक्स दिखेंगे, ठीक है। अब देखो एडिशनल चेम्बर्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब स्टमक में, इनके स्टमक में देखो 2 एडिशनल चेम्बर देखने को मिलते हैं, और वो क्या है, वो है एक है क्रॉप और एक है गिजार्ड, ठीक है, एक है क्रॉप और एक है गिजार्ड, ओके। अब इनका काम क्या होता है, देखो होता ये है कि ये जो जितनी भी चिड़िया हैं, ये जब तुम इन्हें बीट का टुकड़ा यानी कि गेहूं का टुकड़ा दोगे तो ये जमीन पे तुम ऐसे से डालते हो, तो हो सकता है कभी कभी ये पत्थर भी खा ले, ठीक है, तो ये पत्थर भी खा लेती है और क्या होता है ये गिजार्ड में चला जाता है, ठीक है। अब गिजार्ड में ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद इनके इसी क्रॉप के पार्ट में ये वीट भी आया है, तो ये पत्थर जो है इनकी क्रॉप में टकरा, क्रॉप यानी कि वो जो स्ट्रक्चर है स्टमक का उसमें टकराएगा, वीट के साथ भी टकराएगा और डाइजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प कर देता है, ओके। तो ये फंक्शन होगा क्रॉप का, कोई नहीं पूछेगा इसका फंक्शन क्या है, तुम्हें बस सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें 2 एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं जो कि है क्रॉप और गिजार्ड। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है पिजन और क्रॉप मिल्क इज सेक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस। देखो बोथ सेक्सेस का मतलब होता है मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। होता क्या है इनमें, क्रॉप में जो खाना बना, ओके ध्यान से सुनना, क्रॉप में जो डाइजेस्टेड फूड बना, अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ माउथ इसे अपने यंग वंस को फीड कराते हैं, ठीक है, यंग वंस को फीड कराते हैं। ये जो क्रॉप में डाइजेस्ट हुआ फूड इसे ये वापस से माउथ में लाके अपने यंग वंस को फीड कराते हैं डाइजेस्टेड फूड को। तो ये सिर्फ मदर का काम नहीं होता है, यानी कि ये मदर भी करती हैं और फादर भी करते हैं, इसीलिए ये लिखा हुआ है बोथ सेक्सेस, ठीक है। मदर फादर का मतलब होता है मेल फीमेल, ठीक है, ओके।
यहाँ देखो क्लोएका इनमें प्रेजेंट होता है और वो 3 चेम्बर होता है, तो कितने चेम्बर का होता है कोई नहीं पूछेगा, बस ये याद रखो क्लोएका इसमें प्रेजेंट होता है। और चलो पिछले क्लास को रिवाइज करते हैं। क्लोएका में क्या क्या खुलता है? क्लोएका में खुलता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ES दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीनों क्लोएका में खुलेगा। फिर क्लोएका में एक अपर्चर होता है जिससे वो बाहर खुल जाता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या याद रखना है इस पूरे स्लाइड में? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा का सिर्फ क्लोएका, ठीक है। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? वो होता है लंग्स के मदद से। जैसे एम्फीबिया में तुमने देखा कि लंग्स, बफोफैरेंजियल कैविटी और इसके अलावा टैडपोल में गिल्स या फिर स्किन के मदद से भी हो सकता है ना। यहाँ पर लंग्स होता है, स्पॉन्जी लंग्स होता है विच इज फॉर रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन 2016 में, एयर सैक्स से रिलेटेड, ठीक है। एयर सैक्स जो है ये इनमें प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर ये लंग्स है, इस तरीके से मान लो, एक इमेजिनरी फिगर है, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का हो। यहाँ पर इस तरीके से एयर सैक्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये एयर सैक है और ये लंग्स है। तो होता क्या है कि ये जो एयर सैक है ये सप्लीमेंट कराता है रेस्पिरेशन में, यानी कि ये एयर को लंग्स की तरफ भेजेगा, ठीक है। लेकिन जो गैशियस एक्सचेंज होगा, यानी तुम्हें पता है ना कि ये मान लो ये लंग्स है और यहाँ पर एक ब्लड वेसल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल इस तरीके से जा रहा है, तो ये ब्लड वेसल क्या करेगा? दे के जाएगा ऑक्सीजन, लेके जाएगा CO2, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर लंग्स है तो इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो कौन करा रहा है? ब्लड वेसल्स लंग्स से करा रहा है। तो ये जो फीचर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एयर सैक्स में नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ लंग्स में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एयर सैक जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, ये बस रेस्पिरेशन को मदद दे रहा है, यानी रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इट इज सप्लीमेंटिंग रेस्पिरेशन, ओके। अब देखो इनमें एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साइरिंग्स। जैसे कि हमारे में क्या है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन? हमारे में है लैरिंग्स, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। तो इनमें होता है साइरिंग्स, जो कि जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पे होता है। तो ये कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ होता है, हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है, एंड दैट इज साइरिंग्स, ठीक है। तो इस स्लाइड से हमें क्या पढ़ना है कि रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू, लंग्स से कनेक्टेड है एयर सैक जो कि हेल्प करता है, जो कि सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को, और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है साइरिंग्स। बस ये 3 चीज पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। इनमें हार्ट जो होता है 4 चेम्बर हो जाता है। रेप्टाइल्स में क्या था? 3 चेम्बर हार्ट था। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन था जो कि है क्रोकोडाइल, जिनमें की 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। एव्स में पक्का से 4 चेम्बर हार्ट सब में पाया जाता है, यानी कि मैमेलिया में भी 4 चेम्बर हार्ट ही पाया जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है ओनली राइट आयोटिक आर्च इज प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ये अगर तुम चाहो तो अभी पढ़ सकते हो, नहीं तो ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आएगा, और फिर जब तुम क्लास 12 में जाओगे तो फिर रिवाइज करोगे तो तुम्हें ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। चाहो तो अभी पढ़ो, नहीं तो फिर आगे आएगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्रॉस लगा देती हूँ। तुम्हें क्या पढ़ना है स्लाइड से कि हार्ट जो है वो 4 चेम्बर होता है। अब देखो ये इनकी हड्डियां हैं। हमारे पास क्या होता है? लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होता है ना, और लॉन्ग बोन्स जो होता है हमारा सॉलिड होता है। इनमें देखो ये एंडोस्केलेटन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली ऑसिफाइड होता है, दैट इज बोनी, ठीक है। फुल्ली बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ओके, बोन से बना हुआ है। लेकिन हमारे में भी बोनी होता है, लेकिन हमारा जो बोन होता है ना वो सॉलिड होता है। इनमें जो बोन होता है वो कैसा होता है? हॉलो। और हॉलो होने की वजह से हम इन्हें क्या लिखते, ये हमारे में, ये ह्यूमंस में, इनमें क्या होता है? हॉलो। देखो इस तरीके से दिखेगा, देखो कितना ज्यादा इसमें छेद छेद तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं न्यूमैटिक। न्यूमैटिक यानी कि हवा भरी हुई, ठीक है।
यहाँ पे छेद छेद दिख रहा है, यानी कि इसमें हवा भरी हुई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बॉडी को लाइट बनाने के लिए, अगर मान लो इतना हैवी बोन जितना हमारे हम तुम सोचो हमारे अंदर इतना हैवी बोन है, हम उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ पाएंगे हम। इनमें भगवान ने ऐसा किया या नेचर ने ऐसा किया कि इनके बॉडी के बोन्स को लाइट बना दिया, उनमें इस तरीके से वोवन बोन्स बना दिए। क्यों? ताकि ये उड़ सके। अब देखो इनका जो स्टर्नम होता है वो लार्ज होता है, और इनका जो स्टर्नम का बेसल पार्ट होता है, स्टर्नम कौन सा बोन होता है? तुम्हारे जो चेस्ट रीजन में एक इस तरीके का बोन होगा, ठीक है, इस पूरे इस तरीके का बोन होगा, इसमें जाके रिब्स अटैच होते हैं, ठीक है, हमारे चेस्ट रीजन में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को। अब देखो इनमें जो स्टर्नम होता है वो स्वोलन हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कील, ठीक है, उसे कहते हैं कील। अब इसका काम क्या है कील का? ये देखो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि कील एक स्ट्रक्चर है जो इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम स्वलन यानी कील उसे बोलते हैं, और इसी कील से आके अटैच होती है फ्लाइट मसल्स। एमएस का मतलब मसल्स होता है, यहाँ पे डिफरेंट मसल्स आके अटैच होती हैं जो कि उड़ने में हेल्प करती है। तो कील एक स्वलन पार्ट है स्टर्नम का, जिसमें फ्लाइट मसल्स आके अटैच होती हैं। ओके, तो इस स्लाइड से तुम क्या पढ़ोगे? एंडोस्केलेटन वाला पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड कील, और इधर आके अटैच होती है फ्लाइट मसल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ बोलो। एक्सप्लेन स्टर्नम अगेन कि ह्यूमंस कैसे स्टर्नम को ह्यूमंस में क्या बोलते हैं। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है दीक्षा। स्टर्नम स्टर्नम आप एक्सप्लेन दीजिए। मुझे तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे बस इतना समझ में आया कि स्टर्नम फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो स्टर्नम बेटर रहेगा कि मैं तुम्हें इधर से दिखा दूँ, गूगल से दिखा देती हूँ। ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आया तुम्हारी स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है दीक्षा, तुम एक बार चैट बॉक्स में लिखो क्या बात है तुम्हें। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। दीक्षा तुम्हें तुम्हारा डाउट सॉल्व हुआ? दीक्षा है यहाँ पर? अच्छा चलो हम आगे बढ़ते हैं, उसको डाउट होगा तो फिर से वो पूछेगी। आगे देखो, ये वाला जो स्लाइड है
इसमें कुछ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो यहाँ पर कील तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये देखो इस तरीके का जो बोन है, ये इस तरीके का बोन, ये पूरा बोन को हम कील बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे फ्लाइट मसल जाके अटैच होती है, तो इस पूरे बोन को हम क्या बोल रहे हैं, कील बोन बोल रहे हैं। एक बार फिर से देखो, मैं इसे हाईलाइट हटाती हूँ, ये पूरे बोन को हम कहते हैं कील, ठीक है। अब देखो, some vertebrae of the posterior body portion going to form sacrum। जैसे हमारे बॉडी में भी सेक्रम बोन प्रेजेंट होती है, सेक्रल बोन, ठीक है। इनमें क्या है कि वही पीछे में जो टेल रीजन में कुछ बोन्स फ्यूज कर जाती हैं और बनाती है सिन सेक्रम। उसी तरीके से 4 से 5 कॉर्डल वर्टिब्रा फ्यूज करके बनाती है पाइगोसाइट, ठीक है। और अगर तुम हमारे बॉडी में देखोगे तो इस तरीके से क्लैविकल तुम्हें देखने को मिलेगा। ये देखो, ये हमारा क्लैविकल है, ये और ये क्लैविकल है, और ये, हाँ बोलो दीक्षा। हेलो दीक्षा। दीक्षा तुम्हारा आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, तुम चैट बॉक्स में कुछ तुम लिख दो ना क्या तुम्हें डाउट है। हेलो, शुड आई वेट? ठीक है चलो। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये क्लैविकल बोन है, ठीक है, ये और ये बोन, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लैविकल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला बोन और ये वाला बोन, इसे क्लैविकल बोन कहते हैं। और सेकेंडली, अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ बर्ड्स ये दो कॉलर बोन आके इस तरीके से फ्यूज कर जाती है, ठीक है, इस तरीके से फ्यूज कर जाती है और एक स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म पे काम करती है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह काम करती है। तुम्हें क्या याद रखना है कि इस फ्यूजन ऑफ द टू कॉलर बोन्स को हम कहते हैं फॉर्क्यूला या फिर फिश बोन या फिर मेरी थॉट बोन, ठीक है। तो इस स्लाइड में तुम्हें क्या याद रखना है कि सिन सेक्रम जो है वो बॉडी के पीछे वाले पोर्शन में मिलता है, पोस्टीरियर बॉडी पोर्शन में मिलता है, जॉइंट के फ्यूजन की वजह से मिलता है। जब कॉर्डल वर्टिब्रा फ्यूज करती है तो पाइगोस्टाइल बनता है, और जो दो क्लैविकल है ये जब फ्यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे पूरे फ्यूजन का ही बात हो रहा है, तो क्या बनता है, मेरी थॉट बोन या फिर फॉर्क्यूला या फिर विश बोन, ओके। अब देखो, इसमें एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनीज के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा किडनी होता है, मेटानेफ्रिक मीजोनेफ्रिक, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरेटर्स ओपन इनटू द क्लोएका, जैसे ऑब्वियस सी बात है, ये पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा चुका है ये। क्लोएका में जो 3 सिस्टम ओपन होती है उसमें से एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट ही होता है यूरेटर, और वो आगे खुलता है क्लोएका के अंदर। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बर्ड्स नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर, उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिक एसिड। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड जो होता है लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर लेता है और एक्सक्रीशन कराता है, ठीक है, ये मैंने बताया, ओके। तो ये इनमें प्रेजेंट होता है। फिर कुछ जनरल बातें हैं जो एनसीईआरटी के बाहर की हैं, वो क्या है सुनो, ठीक है। फिर कुछ जनरल बातें हैं जो एनसीईआरटी के से उतने रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या है देख लो। ब्रेन होता है इनका लार्ज, स्मूथ, हाईली डेवलप। तो इसमें तुमको क्या जानना है कि इनका ब्रेन होता है जो कि हाईली डेवलप होता है, कैसा होता है, लार्ज होता है, रफ होता है, वो तो तुमको नहीं जानना है, बस ब्रेन हाईली डेवलप, ठीक है। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इनमें सेरिबेलम प्रेजेंट होता है फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ, यानी कि एरियल कोऑर्डिनेशन के लिए
क्या प्रेजेंट होता है? सेरिबेलम। क्रेनियल नर्व्स इनमें 12 होती हैं और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन लेस डेवलप होता है, तो तुम्हें ऑल्फैक्टरी ऑर्गन से कोई रिलेशन नहीं है। क्रेनियल नर्व याद करो कि 12 होती है, इसका मैंने ट्रिक बताया था पिछले क्लास में। और फिर इस स्लाइड में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन इनका हाईली डेवलप होता है और सेरिबेलम एरियल मोड से रिलेटेड है, बस और कुछ नहीं। अभी तक हमने ये पढ़ा था रेप्टाइल्स में कि एक्सटर्नल ईयर्स, मतलब हमें ईयर पिनना नहीं देखने को मिल रहा था, तो इनमें क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट, लेकिन फिर से ईयर पिनना इनमें नहीं देखने को मिलता। ओके, अब हमारे ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, तो इनमें ये 2 बोन तो प्रेजेंट नहीं होती, स्टेप्स बोन प्रेजेंट होती है, और इस स्टेप्स बोन का नाम इन ऑर्गेनिजम्स में होता है कॉल्यूमेला। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि कॉल्यूमेला बोन इनके मिडिल ईयर में पाई जाती है। ठीक है, ये लिंक करने के लिए मैंने ये चीज बताई। अब ये लिंक कब काम आएगी? जब तुम अपने 11th के चैप्टर 11th को कम्प्लीटली खत्म कर दोगे, है ना, जब पूरी तरीके से तुम्हारा 11th तैयार हो जाएगा, वापस से तुम जब इस पॉइंट पे आओगे तो तुम्हें ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ह्यूमंस में, ये ह्यूमन में है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो इनमें ये 2 बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, स्टेप्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम इनमें कहते हैं कॉल्यूमेला। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इनका कैसा है? ये है यूनिसेक्सुअल, और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, और दोनों में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो तुम देख के ही बता दोगे कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, फिर ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या याद रखना है कि बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इनमें लेफ्ट ओवरी पाई जाती है। ह्यूमन के केस में क्या होता है कि हमारे में 2 ओवरीज पाई जाती है, लेफ्ट भी, LF मतलब लेफ्ट, RT मतलब राइट, दोनों 2 ओवरीज पाई जाती है। तो अब बर्ड में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? एक ओवरी, दैट इज लेफ्ट ओवरी। अब सोचो, एक ही ओवरी पाया जा रहा है, इसका मतलब ये भी इनके वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा, बॉडी वेट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो बस इसमें तुम्हें यही याद रखना है, लेफ्ट ओवरी पाया जाता है तो सिर्फ लेफ्ट ओविडक्ट ही तो फंक्शनल होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेफ्ट ओवरी तो यानी लेफ्ट ओविडक्ट इज ओनली फंक्शनल। अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट स्लाइड है। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, यानी कि पानी में नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरनल होगा, फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। ये सारे के सारे एग लेइंग होते हैं, यानी कि ओवी पेरस होते हैं। डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, यानी कि लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। मुर्गियों के अंडे अगर तुमने देखे होंगे तो उसमें व्हाइट कलर की कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है ना, क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्लिडोइक एग। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था एमनियोटा के बारे में, अगेन ये तुम एमनियोटा के बारे में समझ जाओगे जब तुम्हारा रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा क्लास 12 में। तो क्योंकि इनमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाए जाते हैं, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फिर रिवाइज करो वो क्या क्या 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। उनके प्रेजेंस होने की वजह से इन्हें एमनियोटा कहते हैं, और वो होते हैं एव्स और मैमल। इसीलिए हम क्या कहते हैं इन द ग्रुप एमनियोटा, और इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, जैसे रेप्टाइल्स में देखने को मिलता था। ये हुआ तुम्हारा बर्ड्स यानी एप्स खत्म। लास्ट पॉइंट है आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। अब देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इन्हें ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जुरासिक पीरियड में पाया गया था। जब जुरासिक पीरियड खत्म हो रही थी तब इनका मतलब देखने को मिला था कि ये पाए जाते हैं इस समय। इनमें कुछ कैरेक्टर्स तो थे एव्स यानी बर्ड्स के, और कुछ कैरेक्टर्स थे रेप्टाइल्स के। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये लिंक है बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स, ये एंसेस्टर है एव्स और रेप्टाइल्स का, ऐसा हम बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में। ठीक है, सेकेंडली ये आज हमें नहीं देखने को मिलते, आज ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मिसिंग लिंक, क्योंकि अब ये गायब हो चुके हैं। तुम्हें क्या याद रखना है कि दे आर मिसिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स, क्योंकि इनमें दोनों के फीचर्स प्रेजेंट है। तो अब एव्स होता है खत्म।
अब हमें क्या स्टार्ट करना है, मैमेलिया स्टार्ट करना है। मैमेलिया बहुत इजी है क्योंकि तुम ये हमसे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। इसमें कुछ पॉइंट्स बस बाहर के हैं जो तुरंत से हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैमेलिया शुरू हो जाता है। कोई डाउट है तो पूछो। दीक्षा, तुम्हें जो डाउट है, तुम्हारा आवाज मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा, मेरी आवाज तुम्हें मिल रही है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पर पूछ देना, ठीक है। ओके मैम। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज मैमेलिया। 2 मिनट खुद को रिलैक्स कर लो, ठीक है, क्योंकि एव्स खत्म हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं मैमेलिया पढ़ाऊं और तुम एव्स को याद कर रहे हो, है ना। 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। वैसे ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। अम, तुम अगर चाहो तो इसे वापस से रिविजिट कर सकते हो। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो तुम लिखी हो दीक्षा, इट इज नॉट स्पेक्ट्रम, इट इज स्टर्नम। ओके, आई होप तुम यही बोल रही हो। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रही थी, तुम यहाँ पे इस डायग्राम को देखो। ये पूरा, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये तुम्हारा चेस्ट रीजन है। ये बोन जो है यहाँ से निकालो, यहाँ पे रखो। ये जो पूरा बोन तुम्हें दिख रहा है ना, ये ह्यूमंस में स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टर्नम, ठीक है। यही मैंने वहां बनाया था। और ये देखो यहाँ पर रिब्स आके अटैच हो रही है, कैसे रिब्स आके अटैच हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब नहीं जानना है तुम्हें, तुम्हें बस जानना है कि स्टर्नम क्या होता है। तो ये पूरा पार्ट जो तुम्हारे चेस्ट में आगे की तरफ है, जहाँ पर जो तुमने जो भी टी शर्ट या जो पहनते हो जहाँ पे बटन तुम्हारे मिलते हैं, उस रीजन को छुओगे तो तुम्हें वहां पे स्टर्नम का फील होगा, ठीक है। ये स्टर्नम रहा। अब ये क्या होता है कि बर्ड्स में स्वलन अप हो जाता है, और वो बर्ड में स्वलन अप होके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कील। क्या कहते हैं? कील कहते हैं। अब देखो, वो स्टर्नम जो है वो इस तरीके से फूल गया है, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं कील, ठीक है। फूल गया है, इसे कह रहे हैं कील। और उस पे आकर अटैच होती है फ्लाइट मसल्स, ठीक है। उस पे आके क्या अटैच हो रही है? फ्लाइट मसल्स इस तरीके से आके अटैच हो रही है, तो उसे उड़ने में हेल्प करेंगी, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि इसमें कील प्रेजेंट होता है, जिसमें आके फ्लाइट मसल्स आके अटैच होती हैं। ये देखो यहाँ पर बर्ड्स में भी कील का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। देखो मैं बताती हूँ वहाँ पर। ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर पूरा ट्रायंगुलर शेप का, ये यही स्टर्नम का इनलार्ज पोर्शन है, इसी को हम कील बोलते हैं। और यहीं पे फ्लाइट मसल्स आके अटैच होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब चलो, अब 2 मिनट भी हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं मैमेलिया, यानी कि जो हमें ह्यूमंस के बारे में ज्यादा पढ़ना है। देखो, आधा घंटा का टाइम है, ध्यान से सुनना, आज कंप्लीट करके ही उठेंगे, ठीक है। मैमेलिया यानी मैमल। देखो, द मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया और कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि हर जगह पाए जाते हैं। देखो, ये पोलर आइस कैप में पोलर बेयर पाया जा रहा है, ये भी मैमल है। कैमल डेजर्ट रीजन में पाया जा रहा है, मैमल है। ये देखो, हिली एरिया में कोई एक ऑर्गेनिज्म में वो पाया जा रहा है। ग्रासलैंड में ये तुम्हें हॉर्सेस देखने को मिल रहे हैं। किसी और रीजन पे फॉक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि केव जैसे अंधेरे वाले जगह पर बैट देखने को मिल रहे हैं।
बैट आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कोरोना वायरस की वजह से, तो याद रखना कि बैट का दूसरा नाम होता है उड़ने वाला फॉक्स, यानी कि फ्लाइंग फॉक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ने वाला फॉक्स है, ये बस एक निमोनिक था कि इसे हम कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स, यानी बैट का नाम है फ्लाइंग फॉक्स और ये मैमल है। इसे चिड़िया में मत रख देना, यानी कि एव्स में मत रख देना, ठीक है। अब देखो, तो यही लिखा हुआ है, मैमल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, जैसे पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, ठीक है। डार्क केव्स में कौन मिल रहा है? उड़ने वाला फॉक्स, दैट इज बैट, ठीक है। अब ये हो गया इनके बारे में, यानी याद रखना जो जिस जानवर की वजह से कोरोना वायरस हुआ है वो भी हमारे प्रजाति का है, यानी कि वो भी मैमल है, ठीक है। अब सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। समझो, कुछ तो फ्लाई कर रहे हैं जैसे कि बैट, कुछ पानी में भी रहते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन आता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे स्पाइसेस मान लेते हैं। पानी में रहती है डॉल्फिन, पानी में रहते हैं व्हेल, ये दोनों के दोनों हैं मैमल, ठीक है। हमारे प्रजाति के हैं, दोनों के दोनों मैमल्स हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, कहीं चिपका देना, ठीक है। डॉल्फिन या व्हेल दोनों के दोनों मैमल है। अब देखो, इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। कुछ नई बात नहीं है, एक स्क्विरल का फोटो है, इसके देखो सर है, नेक है, ट्रंक है, टेल है, कोई नई बात नहीं है। अब नीचे आते हैं, हम में एक स्पेशल फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और वो होता है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल का, यूनिक फीचर होता है मैमल का, दैट इज हेयर का प्रेजेंस। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैमल का पता है क्या होता है? एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, याद रख लो, फिर से आएगा, फिर से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्किन पे यूनिक प्रेजेंस होता है हेयर का, और उनकी स्किन कैसी होती है? थिक होती है, वाटरप्रूफ होती है और ग्लैंडुलर होती है। वाटरप्रूफ कैसे होती है? तुम बारिश के दिन में भीगते हो तो पानी रिस्क के तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं जाता, वो ऊपर ही स्टे कर जाता है ना। तभी तो तुम्हें तौलियों की मदद से पोंछना पड़ता है अपने शरीर को। अगर वाटरप्रूफ नहीं होता तो वो अंदर घुस जाता और हमारी बॉडी जो है वो लकड़ी की तरह फूल जाती। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हमारा बॉडी कैसा है? वाटरप्रूफ है। इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे ग्लैंडुलर कहते हैं। जैसे कि पसीना आना, स्वेट ग्लैंड। अगर किसी का स्किन ऑयली है तो ऑयल्स का आना, ऑयल ग्लैंड, या उसे सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क सेक्रीशन इज आल्सो अ ग्लैंड, ठीक है। तो हमारा बॉडी कैसा है? ग्लैंडुलर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड, जो मैंने यहाँ पर लिखा कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मैमरी ग्लैंड, ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। अब ये कहाँ आएगा? अभी इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, एनिमल टिश्यूज, वहां पे ये पॉइंट फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर अभी नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो बस कि मैमरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इधर लिखा हुआ है बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं था। अब इनमें इनमें क्या प्रेजेंट है? हेयर प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके अलावा हॉर्न्स प्रेजेंट है, देखो हॉर्न्स, नेल्स जो कि क्लॉथ में प्रेजेंट है, हूव्स, ये सब क्यों प्रेजेंट है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कोई आएगा तो उसे नोच लेंगे, सींग गड़ा देंगे, दौड़ने के काम आएगा, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट, यानी कि हमारे पास हाथ होता है, हमारे पास पैर होता है, दो पैर हो गया। पेंटाडेक्टाइल का मतलब क्या होता है कि एक लिम्ब में 5 उंगलियां होती है, ठीक है। वैसे ही पैरों में भी 5 उंगलियां होती है, तो हुआ क्या? पेंटाडेक्टाइल हुआ, ठीक है। और दो पैर में है, दो हाथ है, दो पैर है, और हर हाथ में 5 उंगली, पैर में 5 उंगली, इसलिए पेंटाडेक्टाइल। और वो क्या करने में हेल्प करती हैं? वॉक, रन, क्लाइंब, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ये सारी चीजें बच्चों वाली हैं, जो कुछ याद करने का नहीं है। अब देखो, हाइंड लिम्स आर एब्सेंट इन सम एक्वेटिक मैमल्स, कुछ एक्वेटिक मैमल्स में हाइंड लिम्स एब्सेंट होती हैं, यानी कि पैर प्रेजेंट नहीं होते। एक्वेटिक मैमल्स यानी कि व्हेल्स हो गए, डॉल्फिन हो गए, ठीक है, उनमें हाइंड लिम्स एब्सेंट होती है, ऐसा लिखा हुआ है। अब चलो आगे पढ़ते हैं।
ये सेम पॉइंट है तो इसे हम क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे पढ़ना मत, ये सेम की वजह से मैंने क्रॉस लगाया है। अब आ जाओ यहाँ पर। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात अगर हम करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, कंप्लीट। कंप्लीट बहुत पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर भी कंप्लीट होगा सारी रिविजन के पॉइंट, ठीक है। माउथ एंड एनस सेपरेट होगा तभी तो कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लोएका इज यूजुअली एब्सेंट। यूजुअली का मतलब है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो कि मैमल्स को बिलोंग करते हैं उनमें क्लोएका नहीं मिलेगा, लेकिन यूजुअली भी तो यूज हुआ है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन और ऑलवेज प्रेजेंट जिनमें की क्लोएका मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन और ऑलवेज प्रेजेंट जिसमें की क्लोएका मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम जनरल बातें करेंगे कि चलो क्लोएका मैक्सिमली तो नहीं मिलेगा। तो क्लोएका अगर नहीं मिलेगा तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग अलग होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग अलग होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग अलग होगा, बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एनस एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव प्लस एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इनके जो अपर्चर्स होंगे वो क्लोएका में नहीं खुल रहे हैं, यानी कि वो अलग जगह कहीं खुलेंगे, इसलिए लिखा हुआ है आर सेपरेट, समझा। अब टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। तुम्हारे पास अपर जॉ है, तुम्हारे पास लोअर जॉ है, जिससे तुम खाना को चबाते हो उसमें टीथ तो प्रेजेंट है तभी चबा पा रहे हो, ठीक है। तो टीथ आर प्रेजेंट। बर्ड्स में क्या पढ़ा था, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स एंड टीथ आर एब्सेंट। ह्यूमन के केस में अपर जॉ, लोअर जॉ, मैक्सिला, मैंडिबल कहते हैं उसे, वो प्रेजेंट है और उसमें टीथ प्रेजेंट है। अब देखो हमारे में डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टीथ प्रेजेंट है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरो का मतलब अलग अलग और डोंट का मतलब डेंटिशन यानी कि दांत, ठीक है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, इन सब में तुमने देखा था कहीं कहीं पे यूज हो रहा था मोनोफायोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, इस तरीके के चीजें यूज हो रही थी। तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने भी बोला था कि आगे आएगा, है ना। ये फिर से आएगा तुम्हारे, ये फिर से आएगा तुम्हारे उस चैप्टर में जिसका नाम है डाइजेशन। फिलहाल के लिए ये बहुत इजी सा बात है, तुम्हारे में कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर सारे अलग अलग दांत प्रेजेंट है, इसीलिए तुम हेटेरोडोंट हो, तुम्हारे अंदर हेटेरोडोंट टीथ प्रेजेंट है। अब तुम अपने दांत को अगर निकालना चाहो तो क्या तुम निकाल पाओगे आसानी से उसे, नहीं निकाल पाओगे, तभी तो डेंटिस्ट के पास जाते हो। इसका मतलब क्या है कि हमारी टीथ जो है वो सॉकेट्स में फिक्स है, और सॉकेट्स में फिक्स होने का मतलब होता है कि थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट का मतलब सॉकेट में फिक्स होना। अब हमारे दांत दो बार आती है, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ, है ना। दूध के दांत जब झड़ते हैं तो दूसरी बार दूसरे दांत आते हैं। तो क्योंकि दो बार दांत आ रही है इसीलिए हम कहते हैं खुद को डाइफायोडोंट। ये डाई है, डाई यानी कि दो बार आना, फायोडोंट। तो ऊपर यानी कि रेप्टाइल्स या एम्फीबिया में किसी एक में तुमने देखा होगा कि मोनोफायोडोंट लिखा है, यानी कि उसमें टीथ सिर्फ एक बार आएगी, ठीक है। झड़ गई तो फिर नहीं आएगी, ठीक है। अब मस्कुलर डायफ्राम, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर दो पढ़े हैं, एक हेयर का प्रेजेंस होना और एक मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंस होना। तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाया जाता है वो है डायफ्राम का प्रेजेंस, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, मैमल का। जितने भी मैमल विदाउट एक्सेप्शन, याद रखना विदाउट एक्सेप्शन, उनमें क्या प्रेजेंट होगा, उनमें प्रेजेंट होगा डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम प्रेजेंट होगा। अब डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेशन में तो हेल्प करता ही है। अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है कि डायफ्राम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे भी आएगा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस याद रखो कि डायफ्राम एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि तुम्हारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लेकिन रेस्पिरेशन के अलावा ये डेफिकेशन यानी कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी यानी बर्थ ऑफ द बेबी में भी हेल्प करता है, ठीक है। मेजर फंक्शन तो इसका रेस्पिरेशन ही है, लेकिन अगर जब नीट में ये क्वेश्चन आया कि इट आल्सो सप्लीमेंट्स इन डेफिकेशन, इट आल्सो सप्लीमेंट्स इन डेफिकेशन, मैच्योरेशन एंड पार्चुरेशन, तो इसे नहीं मत लिख के आना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
अब देखो, रेस्पायरेशन होता है लंग से और वो इंक्लोज होती है प्लूरल कैविटी में। तुम्हें क्या याद रखना है कि रेस्पायरेशन लंग से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लैरिंग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, यही मैंने बताया था कि बर्ड में साइरिंग होता है, जैसे बर्ड, जैसे ह्यूमंस में लैरिंग होता है। हार्ट, दिल का बात है, दिल 4 चेम्बर का होता है, एव में भी 4 चेम्बर का था, रेप्टाइल में 3 चेम्बर का था, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल था जहाँ पर 4 चेम्बर का था। तो हार्ट इज 4 चेम्बर और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे हार्ट में आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड जो है वो 2 बार होके जाती है। इसका मतलब क्या है, लेट इट बी, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, सेकंड टर्म में तुम्हारे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। हाफ ईयरली का पोर्शन तुम्हारा ये नहीं है। तुम्हें क्या याद रखना है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, आई थिंक ये तुमने 10 में ही पढ़ा होगा, डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली लेफ्ट आयोटिक आर्च प्रेजेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, एंडोस्केलेटन हमारा कैसा होता है, बोनी, यानी कि बोन से बना हुआ, ठीक है। स्कल होता है डाइकॉन्डाइलिक, स्कल कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक। इसके भी बारे में मैंने बताया था तुम्हें जब हम कौन सा पायलट कर रहे थे, रेप्टिलिया सर्च कर रहे थे, वहां पे जब स्कल की बात हुई थी तो मैंने बताया था कि डाइकॉन्डाइलिक किसी किसी में प्रेजेंट होता है, और वो किस में प्रेजेंट होता है, तो डाइकॉन्डाइलिक प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एम्फीबिया और मैमेलिया। बचे हुए कितने हैं, आर ए एम में A2 था, यानी कि रेप्टाइल्स, एव्स एंड एम्फीबिया एंड मैमल्स थे। तो मैमेलिया और एम्फीबिया तो चले गए, तो बचे रेप्टाइल्स, एव्स, है ना। तो इनमें कैसा, एंड पाइसेस, तो इनमें कैसा होगा, इनमें मोनोकॉन्डाइलिक होगा, ठीक है। अब इनमें नेक हैज 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। इनका जनरल फीचर क्या है कि इनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ब्रैडिपस या स्लॉथ, काउ या मैंटी, यानी इसका नाम है मैंटी, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं क्रॉस कर दे रही हूँ। तुम्हें क्या याद रखना है कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन बोनी है और डाइकॉन्डाइलिक है, ठीक है। इसके आगे फिर 3-4 स्लाइड्स हैं, इसे जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास और एक्सटेंड हो जाएगा। अभी यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ले पाओगे, ठीक है। आज यहीं तक रोक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में बस 4 स्लाइड्स बचेंगे, हाँ 4 स्लाइड्स तो बचेंगे। प्लस अब देखो तुम, दीक्षा मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ कि जब ये मैमेलिया खत्म होगा, तुम याद दिलाओगे कि मुझे मैमेलिया के एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। मुझे मैमेलिया जैसे ही खत्म होगा याद दिलाना कि मैमेलिया के एग्जाम्पल्स बताने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे बताना है। अब अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब तुमको कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर लीव कर दो। हाँ हम अभी का पीडीएफ तुम्हें भेज देंगे, मैं मुझे याद नहीं था ये भेजना है। और फिर तुम्हें जो भी डाउट है तुम मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी क्या आंसर है उसका, ठीक है। ओके, ठीक है, तो और कोई डाउट नहीं है ना। ओके ओके, फिर तो फिर स्टॉप करते हैं शेयर को, ठीक है। ओके, चलो ठीक है।